तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक आवेश का अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, जिस क्षेत्रफल में वह वैद्युत आवेश वैद्युत बल आरोपित कर सकता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। जब हम वैद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को यानी कोई आवेशित कण रखेंगे तो वह आवेशित कण वैद्युत बल अनुभव करता है, चाहे वह आकर्षण का हो चाहे वह प्रतिकर्षण का हो। और जो वैद्युत बल वो अनुभव करता है उस वैद्युत बल का मान हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम का नियम F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। फिर वो वैद्युत बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है वो भी ये डिस्कस हो चुका है। आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा, दूसरा आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा, तीसरा आवेशों के बीच की दूरी, और चौथा बिंदु होता है कि आवेशों के बीच का माध्यम, वह भी प्रभावित करता है वैद्युत बल को। आज हमें सीखना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज़ है। तो मान लो ये एक वैद्युत क्षेत्र है और एक धन आवेश के कारण है। धन आवेश की मात्रा Q है, इसमें कोई एक अन्य आवेश को हम लेते हैं, जैसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज यूज किया गया Q0। यह मूल आवेश इस Q0 पर बल आरोपित करेगा। अब प्रकृति के अनुसार बल की प्रकृति डिसाइड होगी। अगर दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षण का होगा, दोनों एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो आकर्षण का होगा। तो इमेजिन कर लेते हैं कि बल क्या लग रहा है F, Q0 पर F बल लग रहा है। इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यह एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आपने लिखा है E बराबर F बाई Q, ये तो मैग्नीट्यूड है। इसके लिए मात्रक क्या होता है, तो जो U का यूनिट है वो यहाँ से विजिबल है न्यूटन पर कूलाम, या इसे हम कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। कल आपको पढ़ाया गया न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है यानी बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के कारण कितनी तीव्रता होती है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बिंदु आवेश क्या चीज़ होता है। बिंदु आवेश का मतलब आवेशों का ऐसा समूह जिनका क्रिया बिंदु एक ही हो, उभयनिष्ठ क्रिया बिंदु हो, उसे हम कहते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब कोई एक सिंगल आवेश नहीं होता है, आवेशों का एक समूह होता है, पर उन आवेशों के समूह का जो क्रिया बिंदु हो वो एक ही हो, उभयनिष्ठ। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर, जैसे कि स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ कोई पॉइंट P है और हमको बताना है कि यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। तो मान लेते हैं आवेश का परिमाण क्या है Q, और जहाँ पर याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस किसी भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो उस बिंदु पर सदैव एक परीक्षण आवेश की कल्पना की जाती है। एक बिंदु यह हमेशा याद रखना है। और जब आप परीक्षण आवेश लेंगे तो वो परीक्षण आवेश सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। और उस परीक्षण आवेश के अनुसार ये डिसाइड हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, यानी डायरेक्शन भी मिल जाएगा और परिमाण भी मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप इसी टॉपिक को देखिए, मैंने माना कि मूल आवेश Q है, इस मूल आवेश स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। हम यहाँ परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। मान लिया परीक्षण आवेश क्या है Q0, और यह परीक्षण आवेश सदा कैसा होगा, धनात्मक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तीव्रता का मतलब होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, जो अभी अभी यहाँ लिखा आपने E बराबर F बाई Q, यही तो होता है तीव्रता, F बाई Q0। इसमें F क्या है, कूलाम का बल है, और कूलाम के अनुसार 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2, तो Q इंटू Q0 हो जाएगा, और बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग दैट इज R स्क्वायर। इन दोनों का अगर आप भाग करोगे F का और Q0 का, तो ये F बटा Q0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F बटे Q0 बराबर हो जाएगा सिर्फ 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। और इसी F बाई Q0 को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। तो वी हैव E इज इक्वल टू 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यह फॉर्मूला किसके लिए है,
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है, कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित कर सकती है। तो इनमें से पहली राशि आपके जस्ट ठीक सामने दिख रही है, आवेश। ई इज प्रोपोर्शनल टू, यानी अगर आवेश की मात्रा, ये बिंदु आवेश की मात्रा अधिक होगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस 1/r, अर्थात बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर वो बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेजी से घटेगी। यानी दूरी बढ़ने पर तीव्रता का मान घटता है, जबकि दूरी घटने पर तीव्रता का मान, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आवेश और बिंदु दोनों बहुत अति समीप होंगे तो समीप वाले बिंदुओं पर तीव्रता अधिक और दूर वाले बिंदुओं पर तीव्रता कम होगी। ये दो तथ्य हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें से देखो आप, ये के दिख रहा है। के क्या चीज होता है, परावैद्युतांक होता है। के क्या है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या चीज होती है, कोई भी ऐसा कुचालक पदार्थ जिसके अंदर ध्रुवण शक्ति हो, कोई ऐसा कुचालक पदार्थ जिसके अंदर ध्रुवण शक्ति यानी पोलराइजेशन कैपेबिलिटी हो, अर्थात उसके एक सिरे पर धन और दूसरे सिरे पर ऋण प्रकृति जनरेट की जा सकती हो, ऐसे ही पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम परावैद्युत कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम निर्वात या वायु के लिए इसकी वैल्यू 1 यूज करते हैं, जल के लिए 81 प्रयोग करते हैं और चालक पदार्थों के लिए अनंत यूज करते हैं। मोम के लिए आप नोट कर लीजिए 6 होता है शायद। E प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये दिख रहा है। दो तथ्य हो गए, आवेश पर निर्भर करती है तीव्रता, दूरी पर निर्भर करती है। और तीसरा पॉइंट है, अभ्रक के लिए भी से लिखा है जी, अभ्रक के लिए है, अभ्रक का लिख लीजिए। और ये चालक है और ये जल है। देखो सबका याद करना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी कुछ विशिष्ट है। जैसे ज़्यादातर जल का पूछता है, चालक और अब ये कुचालक और इन्हीं का पूछा जाता है और सबका नहीं पूछा जाता। ये एग्जाम में दिया रहेगा, डेटा जब भी आएगा ये आंकड़ा आपको दिया रहेगा, जल का परावैद्युतांक इतना या इसका इतना या इसका इतना, इस तरीके से डाटा दिया रहेगा आपको। तीसरा पॉइंट देखो आप यहाँ पे, जो परावैद्युतांक के है उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, व्युत्क्रम में है। यानी अगर आवेश के बीच की और आवेश और बिंदु के बीच के माध्यम को बदलोगे तब भी तीव्रता का मान क्या होगा, बदल जाएगा। अगर परावैद्युतांक का मान कम होगा तो तीव्रता अधिक होगी और परावैद्युतांक का मान ज़्यादा होगा तो तीव्रता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता है वो इन तीन बातों पर निर्भर करती है। क्या आपको ये जानकारी स्पष्ट है? इसके बाद नेक्स्ट होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में समूह आवेश के कारण, ग्रुप ऑफ चार्ज। समूह आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समूह आवेश का क्या मतलब, कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर आवेश बिखरा हुआ है अलग अलग जगहों पे, और पृष्ठ कैसा है, कुचालक है। कुचालक है तो जिस बिंदु पर जितना आवेश होगा उस बिंदु पर उतना आवेश बना रहेगा। कुचालक की ये विशेषता होती है। और अगर चालक होता तो आवेश स्थानांतरित होकर सब आवेश एक साथ मिलकर के सरफेस पे आ जाते हैं, यानी पृष्ठ पर आ जाते हैं। तो समूह आवेश के कारण अगर तीव्रता लिखनी हो तो मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कई ग्रुप ऑफ चार्ज है इस तरीके से, और आवेशों के मान Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn डॉट डॉट ढेर सारे ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। और इनके एक निश्चित क्रिया बिंदु से दूरियां जो है वो सबकी अलग अलग है। किसी की R1 है, किसी की R2, किसी की R3। तो मान लेते हैं आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn है, और इन आवेशों की बिंदु से दूरी क्या है, R1, R2, R3 डॉट डॉट Rn है। और अलग अलग आवेशों के कारण तीव्रता का परिमाण E1, E2, E3 डॉट डॉट En है। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश, और सदिश राशि को कभी अदिश बीजगणित से नहीं जोड़ सकते।
इसको जोड़ने के लिए सदिश बीजगणित का प्रयोग करेंगे। और सदिश बीजगणित में जोड़ने के दो नियम है मुख्य रूप से, एक त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि। तो इन्हीं दोनों विधियों का उपयोग करना है। तो सबसे पहले दो दो को लेकर के सॉल्व किया जाएगा। जो परिणामी आएगा उससे हमेशा सदिश बीजगणित से ही निकाला जाएगा। वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 एंड प्लस डॉट डॉट वेक्टर En। ये होता है समूह आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक। तो ये समूह आवेश का हो गया। इसके बाद देखो अगला टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, देखो गोलीय पृष्ठ तो हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ। गोलीय पृष्ठ, कोई आवेशित गोलीय पृष्ठ हो तो उस गोलीय पृष्ठ के लिए कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मान लो ये एक गोलीय पृष्ठ है और ये गोलीय पृष्ठ कैसा है, चालक है। इसके त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर आवेश जो वितरित है उसकी मात्रा कुल Q है और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इस गोलीय के कारण, देखो गोलीय चालक के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर जो तीव्रता का मान होता है वो जैसे बिंदु आवेश की तीव्रता होती है ना, ठीक उतना ही होता है 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। यानी एक चालक गोला अपने से अधिक दूरी पर स्थित, यानी त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर, यह रेडियस है ना, रेडियस से ज़्यादा दूरी पर स्थित बिंदु पर एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। यानी इसके पृष्ठ का संपूर्ण आवेश किसकी भांति व्यवहार करता है, बिंदु आवेश की बात। तो जितना बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला है, ठीक वही फॉर्मूला इस गोले के लिए भी प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है इसके सरफेस पर कितना होगा। तो जब सरफेस पे आ जाएंगे तो स्मॉल r जो डिस्टेंस है वो त्रिज्या की क्या हो जाती है, बराबर। तब ऐसे में E की वैल्यू 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट एंड ओनली Q बटे स्मॉल r नहीं कैपिटल R स्क्वायर। ये सरफेस की बात होती है। और अगर इंटरनल पॉइंट पे लिया जाए किसी आंतरिक बिंदु पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। कोई अगर चालक गोला है तो उसके अंदर किसी बिंदु पर सदैव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं शुरू कहाँ से होती हैं, आवेश से, और खत्म कहाँ होती है, आवेश पर। शुरू आवेश से होती है और आवेश पर ही खत्म होती है और सदैव बाहर की ओर होती है। तो ऐसे में जो आवेश है वो कहाँ है, इसके पृष्ठ पर है, और पृष्ठ पर है तो रेखाएं पृष्ठ से ही तो निकलेंगी। तो वैद्युत बल रेखा जो कुछ भी मिलेगी वो इस पृष्ठ के बाहर ही मिलेगी। पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत बल रेखा होती ही नहीं है, इसलिए पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत बल लगता ही नहीं है। और जब वैद्युत बल नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये तो गोलीय पृष्ठ के लिए हो गया। इसके बाद आता है समतल चादर। कोई समतल चादर हो तब उसके लिए क्या परिस्थिति बनेगी। अगर कोई एक समतल चादर है तो समतल चादर के लिए इसमें एक पॉइंट पहले हमें सीखना पड़ेगा, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण आपको जब मालूम होगा ना तभी आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है आवेश वितरण, जरा ध्यान दीजिए। जो आवेश वितरण है ये 3 प्रकार का होता है, रेखीय वितरण, पृष्ठीय और आयतन। एक को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। एक को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व और एक होता है आयतन का आवेश घनत्व। आ ही नहीं रहा, वीडियो से बाहर हो गया पूरा। चलिए आयतन से पहले तक ही बाहर है, एक बार राइट कर दीजिए कैमरा आपके। रेखीय पृष्ठीय 2 हो गए और तीसरा होता है आयतन का आवेश घनत्व। आयतन का आवेश घनत्व।
देखो, रेखीय आवेश घनत्व का प्रयोग किया जाता है किसी लीनियर कंडक्टर के लिए। कोई जैसे तार है, चालक तार, जिसकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई और मोटाई कम हो, उसे कहते हैं रेखीय। और रेखीय अगर है तो इस रेखीय आवेश घनत्व के लिए संकेत प्रयोग किया जाता है लैम्डा, और इसका परिमाण क्या होता है? कुल आवेश बटे चालक की कुल लंबाई, लैम्डा बराबर Q/L। पृष्ठीय आवेश घनत्व का प्रयोग वहाँ करते हैं जब किसी सरफेस पे, जैसे कि कोई गोला है तो गोले के बाहरी सतह पर जो आवेश वितरित हो, या कोई घन है तो घन की 6 फलकें होती है, 6 फलकों पर वितरित आवेश हो, तो जो सरफेस पे आवेश होगा पर यूनिट एरिया Q/A पर यूनिट एरिया यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन का आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, ये होता है। तो आवेश वितरण 3 प्रकार का, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। एग्जाम में ज़्यादातर पॉइंट जब भी आयतन आवेश घनत्व का प्रयोग किया जाता है तो ये कुचालक के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? कुचालक यानी इंसुलेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी अन्य केसेस पे आपको ये रेखीय और पृष्ठीय ही प्रयोग करने होते हैं। इन आवेश घनत्वों के मात्रक भी पूछ सकता है एग्जाम में। मान लो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक आपसे पूछा तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? कूलाम प्रति मीटर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। रेखीय का क्या लिखेंगे? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और पृष्ठीय आयतन का क्या लिखेंगे? कूलाम प्रति मीटर क्यूब लिखा जाएगा, क्योंकि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो ये एक तरीके से पूरा एक सरफेस हो गया। अब इसके बाद आपको हम अगला टॉपिक बताते हैं। देखो, इसके बाद का जो टॉपिक है